गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर से मैं आ गया हूँ। जैसे कि हमें पता है हमारा कौन सा वीडियो चल रहा, कौन सा पार्ट चल रहा था। पार्ट 4 है ये, सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। मैंने पार्ट 1 में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, पार्ट 2 में कुछ न्यूमेरिकल्स कराए और पार्ट 3 में। मुझे पता है कि मेरे वीडियो बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आप देखो तो वो आपका जो न्यूमेरिकल आप कर रहे हो उसके डाउट पूरे क्लियर हो जाए। क्योंकि हो सकता है वैसा न्यूमेरिकल, वही वाला न्यूमेरिकल ना आए और उस टाइप का आए, तो आपको वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आज चालू करने वाले हैं हमारा पार्ट 4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव का। और उसमें कुछ न्यूमेरिकल सोनोमीटर के हमारे रह गए थे, वो भी करेंगे। और बीट फ्रीक्वेंसी से कुछ और न्यूमेरिकल्स हम यहाँ आज ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ सोनोमीटर के न्यूमेरिकल मुझे पता है, जहां तक मुझे याद है हमें कौन सा न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, हमने कल न्यूमेरिकल शायद लास्ट टाइम 19 वाला किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं 20th न्यूमेरिकल आपको आज समझाने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। ठीक है, यहाँ से इजी वाला न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ आपको कौन सा है। यहाँ इजी वाला न्यूमेरिकल है 23। 24 भी इजी है, वैसे तो सारे ही इजी होते हैं भाई। स्टार्ट करूं मैं? देखो आवाज आ रही है सबको? जोर से बोलूं? जय माता दी। हाँ चलो, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखो क्या बोला है, टू वायर ऑफ सेम मटेरियल। अरे भाई एक बात याद रखना, जब भी वो क्या बोले सेम मटेरियल बोले तो याद रखना डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। अब आपको ऑब्वियसली पता है, हम यहाँ लीनियर डेंसिटी पढ़ते हैं स्ट्रेट स्ट्रिंग में, तो ऑब्वियसली क्या m1 विल बी इक्वल टू m2 हो जाएगा? अरे हाँ या ना, क्योंकि दो वायर है तो पहला वाला का m1 हो जाएगा, दूसरे वाले का m2, और दोनों कांस्टेंट बोला मतलब दोनों को इक्वल दे दिया, क्योंकि लीनियर मटेरियल सेम बोला गया है। ठीक है, आगे एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया भी क्या बोला गया है? सेम। तो अच्छी बात है भाई, दोनों का एरिया A1 विल बी इक्वल टू क्या बोल दिया है? A2 बोल दिया है। आज स्ट्रेच ऑन सोनोमीटर, सोनोमीटर में खींचा, वन वायर इज लोडेड विद 1.5 kg। पहले वायर को उन्होंने लोड किया 1.5 kg से, मतलब क्या ये टेंशन के बारे में बोल रहा है? अरे हाँ या ना, तो देखो हम T1 निकालेंगे, T1 विल बी इक्वल टू व्हाट? M1 इंटू जी, और वही M1 हमें दिया हुआ है कितना? 1.5। तो मेरा आंसर क्या आएगा बोलो? 1.5 इंटू जी, दिस इज योर T1। समझ गया? चलो अच्छी बात है भाई। उसने बोला सेकेंड वायर को लोड किया गया है 6 kg से, तो हमारा T2 हम निकाल सकते हैं, आंसर आएगा M2 इंटू जी। आंसर इज व्हाट? यहाँ पे ना इसको कैपिटल M लिखेंगे, उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि स्मॉल m को हमने लीनियर डेंसिटी बोला है, तो कैपिटल M मास जो लोड हम लगाते हैं कहाँ पे? अरे लास्ट वीडियो में बताया था ना मैंने, ये कुछ इस तरीके से नहीं बताया था, याद है कि यहाँ पे हम लोड लगाते हैं, इसको W बोला जाता है, हमने उसको अभी टेंशन बोला है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कितना दिया है? ये 6G। तो बोलो क्या T1 T2 दिया हुआ है? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई। उसने बोला द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज इतना। पहले वायर की वाइब्रेटिंग लेंथ दिया हुआ है, मतलब हमें L1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। और उसने बोला है एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम एज दैट ऑफ सेकंड वायर। उसने बोला इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है सेकंड वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से इक्वल है, मतलब वो बोल रहा है गिवन में क्या N1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? N2। बोलो हाँ या ना, क्योंकि दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर देना है हमें। अच्छी बात है। दूसरे का वायरिंग लेंथ पूछा है, मतलब हमें क्या पूछा हुआ है बोलो? L2। अरे बाप रे सर, कितना बड़ा गिवन लिख दिया आपने। अरे तो काम का था भाई, इसीलिए तो लिखा है। समझ में आया क्या? तो आप समझ गए होंगे ये न्यूमेरिकल कौन सा है? कंडीशनल। फिर से मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को। उसने क्या बोला? वायर का मटेरियल सेम है तो M1 इज इक्वल टू M2 लिख दिया। एरिया सेम बोला तो एरिया कांस्टेंट, वैसे एरिया का काम नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए एरिया दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला पहले वायर को मैंने लोड किया 1.5 ग्राम से या केजी से,
1.5 kg ना बराबर। तो हम टेंशन निकालेंगे T1 इज इक्वल टू M1 इंटू जी। अरे हाँ ना, सेम T2 इज इक्वल टू M2 इंटू जी। सेम उन्होंने बोला पहले वायर को जब मैंने वाइब्रेट किया तो वो इतने लेंथ के लिए वाइब्रेटिंग लेंथ हमारा दिया है, ठीक है, और दूसरे की वाइब्रेटिंग लेंथ पूछी है और ये भी बोला है कि दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, दूसरे की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे क्योंकि इक्वल बोला गया है। बराबर बोलो भाई, क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, पूरा लिख लेना आप लोग, मैं एक बार लिख के दे देता हूं। स्ट्रेच्ड, अरे यार क्या है यार, STRA, स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिटवीन टू, आप पूरा मैं रीड करता हूं बस। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग में वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। बोलो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या ओपन पाइप की तरह था? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 1/12 अंडर रूट T/M, उसमें वेलोसिटी आता था, ठीक है, V/12 है ना। तो इसी फॉर्मूले को क्या दो बार लिखा जाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल सही। तो पहली बार बोलो क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू 1/12 अंडर रूट ऑफ T1 बाय M1। क्या यहाँ ये M1 जो है वो क्या यही वाला M है? हाँ सर बिल्कुल सही, बहुत बराबर बोल रहे हो आप। तो दूसरे बार फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 1/2L2 अंडर रूट ऑफ, बोलो जल्दी से, अरे बोलो बोलो बोलो, T2 बाय M2, बोलो बराबर। अब क्या बोला है, बोलो दोनों को इक्वल करना है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन N1 इज इक्वल टू क्या बोला है, N2। चलो दोनों को इक्वल कर देते हैं, बोलो आंसर क्या आएगा, 1/2L1 अंडर रूट ऑफ T बाय M1 इज इक्वल टू, सॉरी बोलो जल्दी से, 1/2L2 अंडर रूट T2 बाय M2। बोलो क्या M1 विल बी इक्वल टू M2 बोला गया है? हाँ, तो M1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, Q यहाँ लिख लेता हूं मैं एज M1 इज इक्वल टू M2। अरे बोलो क्या 2 भी कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर बराबर है। बाकी T1 भी दिया है, T2 भी दिया है, L2 दिया है, सॉरी L1 दिया है, L2 निकालना है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो आपको बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब बोलो जल्दी से, बोलो 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 क्या आएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, चलो बोलो आंसर क्या आएगा। L2 को इधर ला लो तो ये हो जाएगा L2/L1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाय T1। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसको सॉल्व कर सो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो या वैल्यू पुट कर दो, बोलो आंसर। अंडर रूट ऑफ T2 कितना दिया है, 6G डिवाइडेड बाय 1.5G L2 डिवाइडेड बाय 60। तो ऑब्वियसली जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, अरे हाँ या ना, और इसका आंसर आएगा अंडर रूट 4, अरे आएगा क्या, इंटू 60। बोलो आंसर, रूट 4 2 होता है, तो मेरा आंसर आएगा 2 इंटू 60, आंसर इज 120 सेंटीमीटर। समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपको देखो न्यूमेरिकल को जो हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नंबर ऑफ जो लाइंस जो लिखी होती है न्यूमेरिकल में, उसको देख के हम लोग डर जाते हैं। डरना नहीं था, ये न्यूमेरिकल में आप लोग कर सकते थे, आप मुझे पता है कुछ लोग कर भी लेते, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भाई हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है। चलो आप लोग ये अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, हाँ बोल रहा है क्या, नहीं ना। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं बहुत अच्छे से 21। मैं जानबूझ के आज थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है इसी वीडियो में। तो आप लोग, और कल तो मैंने बनाया ही था यार, आप लोगों को पता है, कल का मतलब इसके पहले वीडियो में, और आपको पता होगा कि वहां पे मैंने इसकी फॉर्मूले के रिवीजन ले लिया है। तो जिसको वो चीजें समझ में आ गई होगी उसको ये न्यूमेरिकल तो बहुत आसान लगा होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो 22 में क्या बोला गया है। अच्छा 21 लेना है क्या पहले, चलो ठीक है भाई 21 देखते हैं। देखो भाई न्यूमेरिकल आसान होते हैं, पहले बस गिवन लिखते आना चाहिए। बोलो क्या बोला है, अ स्ट्रेट, सॉरी
A string 1 meter long is fixed at one end. अच्छा, बोला भाई L बोल दिया उसने 1 मीटर, तो मैंने लिख दिया. The other end is move up and down with the frequency of 15 hertz. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15 hertz और उसने बोला अदर एंड को मूव किया जा रहा है अप एंड डाउन, मतलब अदर एंड फिक्स नहीं है. तो चलो डायग्राम बना लेते. ये हमारा फिक्स एंड हो गया और इसका जो टोटल लेंथ दिया हुआ है वो हमें 1 मीटर बोला गया है. ठीक है, चलो. वो बोल रहा है ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप गेट प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग. वो बोल रहा है इसकी वजह से जब मैंने इसको जग दिया तो इसमें 4 कंप्लीट लूप बन गए. तो चलो बना लेते हैं भाई. ये देखो, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा. ठीक है, पढ़ते हैं आगे. फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस द, मतलब वेलोसिटी पूछा है यार. क्या पूछा गया है, बोलो वेलोसिटी. अरे बोलो बराबर है क्या. और वहां पे एक और चीज दी है, हिंट. रिमेंबर दैट मूविंग एंड इज एन एंटीनोड. वो बोल रहा है मूविंग एंड जो है वहां एंटीनोड फॉर्म होगा. मतलब क्या क्या ऐसा डायग्राम बनेगा क्या, इसीलिए मैंने जानबूझ के जगह रखा था. वहां देखो क्या बोला है, मूविंग एंड एंटीनोड होना चाहिए. तो बोलो भाई क्या ये डायग्राम थोड़ा और आगे बढ़ेगा ऐसे, बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. बढ़ेगा ना, समझ में आया. यहाँ क्या फॉर्म हुआ, बोलो एंटीनोड. ये हो जाएगा नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड, एंटीनोड और नोड. क्या आपको ये बात समझ गई मैंने ऐसा क्यों किया था. 4 कंप्लीट लूप बोल रहा है और फिफ्थ वाला जो होगा वो थोड़ा सा आधे का भी आधा बनेगा, क्योंकि वह बोला है फ्री एंड में एंटी नोड फॉर्म होना चाहिए. समझ में आया क्या, पक्का. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर और आपने ऐसा क्यों नहीं किया. अरे तो 5 लोग कंप्लीट हो जाते ना, हमें 4 ही लोग बनाने हैं, इसीलिए मैं यहीं पे रुक गया. समझ गया क्या, बोल दो भाई. बोलो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी. और मैंने याद है वेवलेंथ निकालना सिखाया था फर्स्ट वीडियो में. लूप दिया हो तो वेवलेंथ कैसे निकालते, मैंने बोला था 2 लूप में 1 वेवलेंथ होता है, तो 4 में कितने होंगे, 2. अरे हाँ या ना. तो वैसे ही यहाँ पे कितने होंगे, आधे के आधे में 1/λ. अरे हाँ या ना, 1/4 लैम्बडा. कितना होगा, λ/4 बोल सकते हैं. वैसे और भी एक शॉर्टकट तरीका है, देखो मैं बताता हूँ. मुझे एक बात बताओ, हमने वो वाला वीडियो में ये भी देखा था कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 होता है. कितना होता है, λ/4. अरे हाँ या ना. तो हमें यही चेक करना है कितने λ/4 यहाँ प्रेजेंट है. तो देखो मैं बता रहा हूँ, हर दो नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है. ठीक है, नोड और एंटी नोड का. ठीक है, 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने, 9 λ/4. फिर से मेजर कर रहा हूं, नोड और एंटी नोड को देखना है. ठीक है, देखो ये हो गया. λ/4 याद रखना है. 1 2 3 4 मैं मेजर कर रहा हूं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने, 9. तो मेरा बोलो भाई आंसर क्या आएगा. बोलो लेंथ कितना है हमारा, 1 मीटर. तो हम बोलेंगे फ्रॉम डायग्राम, बोलो क्या आएगा, लेंथ इज इक्वल टू, ये जो लेंथ है 1 मीटर, ये कितना आएगा, 9 λ/4. समझ में आया, क्योंकि 9 बार मैंने मेजर किया था. तो लेंथ कितना दिया है, 1. तो बोलो क्या 1 इज इक्वल टू 9 λ/4 हो जाएगा. और क्या लैम्बडा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9 मीटर आ जाएगा. अरे आएगा कि नहीं आएगा. तो बोलो भाई हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. v इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो n लैम्बडा. इसको n बोलते हैं. अरे बोलो बराबर है क्या. तो बोलो भाई क्या आंसर आएगा, 15 × 4/9. 3 3s 3 5s, आंसर इज 20/3, 6.67 मीटर पर सेकेंड. क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया. बहुत इजी न्यूमेरिकल था सर, बराबर है. और ऐसे क्वेश्चन मैंने सीईटी में भी नोट किए हैं, देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, सीईटी नीट में भी कभी कभी 2 बार देखा है मैंने, ऐसा क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो. कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको आना चाहिए. पहले ही बता रहा हूँ, लूप वाला क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ निकालते आना ही चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ निकल गया तो हम फ्रीक्वेंसी दिया है तो वेलोसिटी निकालूंगा, और वेलोसिटी दिया हुआ है तो मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ. अरे हाँ या ना, बराबर है ना. चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं.
बुड़ुम बुड़ुम बम चिक्की चिक्की बम। चलो नहीं बम। 22 देखो क्या बोल रहा है भाई, द स्ट्रिंग ऑफ गिटार 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। गिटार का स्ट्रिंग जो है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब हमें लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। हैज अ फंडा, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो चलो लिख लेते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 112 हर्ट्ज। वो बोल रहा है अगर गिटार जो बजाता है उसको गिटारिस्ट बोला जाता है, विशेष टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी, गिटारिस्ट को इतने फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करना है, तो इसको N1 बोलेंगे, इसको N2, 160 हर्ट्ज। तो वो बोल रहा है कि उसने कहां पे स्ट्रिंग को प्लग करना चाहिए, स्ट्रिंग को कहां प्लग करना चाहिए। अच्छा देखो भाई मुझे एक बात बताओ, उसकी जब उसका लेंथ ये था, अरे हाँ या ना, L1, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी 112। अब वो बोल रहा है अगर मैं इतनी मुझे फ्रीक्वेंसी करना है तो मेरी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अरे क्या ऐसा नहीं है? अब मुझे बताओ उसने कोई सेटिंग चेंज किया है क्या, ऐसा बोला है क्या कि मुझे 1 kg ज्यादा लगाना है, 2 kg ज्यादा लगाना, ऐसा नहीं, बस प्लग करना है। तो हमें निकालना क्या है, नई वाली वाइब्रेटिंग लेंथ निकालना है, और बाकी चीजें जो रहेगी वो कांस्टेंट, जैसे कि लीनियर डेंसिटी, ठीक है, टेंशन, दोनों चीजें क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो भाई सॉल्यूशन हम बोलेंगे वी हैव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/12 अंडर रूट ऑफ T by M। एज T एंड M आर कांस्टेंट, क्योंकि मैंने मटेरियल चेंज नहीं किया और लोड भी नहीं चेंज किया, तो T और M क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या हमारा फॉर्मूला, और ट्रू तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, मतलब क्या N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। अरे होगा ना, ये L को इधर ला लूंगा तो मेरा आंसर आएगा NL इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। अरे आएगा कि नहीं आएगा, और इसको कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो बोलो आंसर क्या आएगा भाई, N1 L1 इज इक्वल टू व्हाट, N2 L2। हमें पूछा है L2, तो बोलो आंसर, N1 कितना है 112, L1 कितना है 80, और N2 कितना है, बोलो N2 160, और L1 L2 हमें निकालना है। 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, तो L2 आएगा 112/2। आंसर इज व्हाट, 56 सेंटीमीटर। इजी था, मुझे पता है इजी है। ठीक है, एक काम कर लेना, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, बहुत इजी है, टेंशन निकालना है, फॉर्मूला यही लगाना है, आप लोग खुद से कर लेना, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, 23 आप खुद से कर लेना, मैं 24 बताता हूँ। एक्चुअल में 24 जो है वो टॉपिक बताने के लिए मुझे नया टॉपिक चालू करना पड़ेगा। ठीक है, 24 जो क्वेश्चन है वो सोनोमीटर प्लस बीट फ्रीक्वेंसी, इसका मिक्स है वो, तो मैं 24 को पढ़ाने के पहले कुछ नया टॉपिक अभी चालू करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओह क्या बात, महफिल महफिल ए समा फिरती हो कहो। चलो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, बोलो बीट फ्रीक्वेंसी, किसके बारे में बता रहा हूं मैं, बोलो भाई, बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। अरे बीट फ्रीक्वेंसी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से। याद रखना बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी इज अ डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज, ये N1 माइनस N2 होगा, या तो क्या होगा बोलो, N2 माइनस N1 होगा, शायद ये मैंने बताया था। जो ग्रेटर होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और इसी चीज में हमें V इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना होता है। समझ में आया क्या, पक्का? तो चलो भाई सॉल्व करते हैं अभी, चलो चलो चलो। बोर्ड में एक और बात बता दूं मैं, 2023 में 2023 में यही टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था, 2 या 3 मार्क का, शायद मुझे ज्यादा याद है 3 मार्क का आया था, 3 मार्क का, याद है कंफर्म।
एक क्वेश्चन आया था, वो कौन सा क्वेश्चन है वो बताऊंगा मैं। चलो देखो, तो चार्ट करें। वो जहां तक मुझे याद है वो आया था 26, जो आपका 26 वाला क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, चलो मैंने शायद बताया था क्लास में। तो स्टार्ट करूं मैं। सोनोमीटर का कॉन्सेप्ट याद रखना और बीट फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट याद रखना। तो मैं 24 सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत। देखो भाई, पहले ही बोलता हूं मैं बार बार, गिवन लिखते लिखते गिवन को भी समझना जरूरी होता है, ताकि न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है हमें पता चलना चाहिए। अरे हाँ या ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखो भाई, क्या बोल रहा है वो। अ सोनोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलो, तो लेंथ बोल दिया मैंने, लिख दिया 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। प्रोड्यूसेस रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फॉर्क। वो बोल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से इक्वल है। रेजोनेंस मतलब सेम। अरे हाँ या ना। विद ट्यूनिंग फॉर्क मतलब जितनी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी किसकी है, सोनोमीटर वायर की। अरे बोलो समझ में आया क्या। हाँ, अब वो बोल रहा है व्हेन इट्स लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर, जब उसकी लेंथ को 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज किया जाएगा। अच्छा, तो बोलो भाई, ये हमें L1 दिया हुआ है। अरे हाँ या ना, L1 ही दिया है ना मेरे भाई। हाँ सर, बराबर बोल रहे हो आप। अच्छा, तो हमें क्या नया वाला लेंथ L2 भी दिया हुआ है। उसने बोला 10 सेंटीमीटर से मैं लेंथ को कम कर दूंगा, तो क्या मेरा आंसर 100 माइनस 10 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई। क्या हमें L2 भी मिल गया। देखो, मैंने अपने मन से थोड़ी ना निकाला, ये तो आपको भी समझ में आ गया है। चलो भाई, बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है अगर मैंने ऐसा किया तो हमें 8 बीट्स पर सेकेंड सुनाई देंगे। मतलब ये क्या दिया हुआ है हमें, बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बीट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि होता है द नंबर ऑफ बीट हर्ट पर सेकेंड। एक सेकंड में हमें कितने बीट सुनाई देते हैं उसको ही बीट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये दिया है हमें बीट फ्रीक्वेंसी। तो चलो गिवन में लिख लेते हैं हम। गिवन में हमें ये दिया हुआ है बीट फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या। हाँ, बराबर है। चलो, तो सोनोमीटर वायर का लेंथ दिया है, ट्यूनिंग फॉर्क मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कुछ मिसिंग है, लेकिन चेक करते हैं, होता है, पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ, शायद सॉल्व हो जाए न्यूमेरिकल। हाँ, बोलो भाई क्या पूछा है हमें, बोलो। अरे पूछा क्या, मैंने लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क पूछा है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो निकाल के देखते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ भाई, सॉल्यूशन, सॉरी, टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। पहले बोलो किसकी फ्रीक्वेंसी आपको लगता पूछी है, पहले वाले की कि दूसरे वाले की। दूसरे वाले की गलत, क्योंकि उसने क्या बोला, मैंने ये जब वायर लिया था ये वाइब्रेट हो रहा था, ये रेजोनेंस हो रहा था किसके साथ, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ। तो ट्यूनिंग फॉर्क पहले होगा ना मेरे भाइयों। अरे नहीं क्या, तो हमें क्या पूछा है, N1 पूछा हुआ है। समझ में आया क्या, क्योंकि ये जो है उसके साथ रेजोनेंस में था। तो बोलो क्या N2 के लिए न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बराबर है क्या। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। N1 हमें निकालना है, लेकिन N2 बात पहले निकालना भी पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। समझ में आया क्या, देखो बढ़ो आगे। चलो, तो देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो अपन बीट फ्रीक्वेंसी से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, आपको बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। अरे हाँ या ना, दिया है ना। तो हम क्या करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। हम बोलेंगे हमको पता है। अरे बोलो क्या पता है आपको, क्या है आपको, बोलो बोलो। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा या तो n1 माइनस n2 या तो n2 माइनस n1। अरे हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे L1 इज ग्रेटर। अरे हाँ, L1 अगर ग्रेटर है, L2 छोटा हो गया, तो क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, नहीं क्या, समझा नहीं। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 अंडर रूट टी बाय, अरे बोलो इनवर्स रिलेशन है ना दोनों का, लेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको L2 बोला तो इसकी फ्रीक्वेंसी को N2 बोला जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा
n2 माइनस n1। क्या आपको ये बात समझ गई है? बोलो भाई। हाँ चलो बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, n ऑलरेडी दिया हुआ है, n1 हमें निकालना है। इसका मतलब n1 निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? n2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n2। समझ में आया क्या? पक्का? बढ़ू आगे में, ध्यान से सुनेंगे कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, n2 क्या मैं n1 के टर्म में निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो, बिल्कुल सही बात है। कैसे निकालेंगे? कंडीशनल न्यूमेरिकल नहीं है क्या? L2 L1 दिया है, बाकी सब कांस्टेंट। हम n2 को किसके टर्म में निकालेंगे? n1 के टर्म में, और मेरा n1 अपने आप मुझे मिल जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर जबरदस्त, मजा आ गया सर। देखो मैंने सोचा कैसे, मैं बताता हूं। मैंने सोचा n1 तो हमें पूछा है, अच्छा मैं n2 निकालू। अच्छा जब मैं कंडीशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, अरे वहां तो यार n1 भी रहेगा, n1 तो दिया ही नहीं है। फिर मैंने सोचा अरे लेकिन n2 n1 के ही तो टर्म्स में आएगा, कुछ तो आएगा, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वही यहां पुट कर दूंगा तो उसमें से n1 माइनस करके n1 तो एक ही आ जाएगा ना भाई, n1 तो आएगा ही कि नहीं है। समझ में आया ना? चलो बड़े आगे बोलो भाई, फॉर्मूला लिखते हैं। बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2L1 अंडर रूट ऑफ t बाय m। एक काम कर लेते, इसको छोड़ो, शॉर्टकट में बता दूं मैं। हम ऐसा लिखेंगे, बाय लॉ ऑफ लेंथ। अरे ये भी तो पढ़ाया था मैंने, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। 3 लॉज होते हैं उसके। लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है? NL इज इक्वल टू हमेशा कांस्टेंट होता है। हाँ तो N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 आएगा, आएगा। बोलो भाई, N1 क्या होगा? N1 ही होगा। L1 कितना दिया है? 100 दिया है। N2 बोलो, N2 है। L2 बोलो 90 है। बोलो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, N2 आएगा 10/9 N1। अरे आएगा ना? क्या N2 N1 के टर्म में आ गया? ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे, आंसर आई जाएगी। बोलो आंसर भाई। n इज इक्वल टू 10/9 N1 माइनस N1। अरे आएगा क्या? और n कितना दिया है? 8। तो मेरा आ जाएगा आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो 10N1 माइनस 9N1 अपॉन 9। बोलो आंसर 8 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 N1 अपॉन 9। तो N1 बोलो कितना आएगा? 72 हर्ट्ज। क्या आपको ये बात समझ गई भाई? याद रखना, नीट के लिए भी काम का है ये क्वेश्चन, ठीक है? नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। समझ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और मुझे लगता है हार्ड नहीं था। अगर आपको लगता है कि हार्ड था तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, जब आप यहां जाओ तो सोचो अरे भाई n1 निकालने के लिए n2 निकालना है, तो n2 के लिए 2 लेंथ दी है, मतलब कंडीशनल न्यूमेरिकल है, तो n2 किसके टर्म में आएगा? n1 के टर्म में। ये पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सोचना क्या था भाई, वही मैंने सोचा, ठीक है? क्योंकि मैं ये रट के नहीं आता हूं भाई, ठीक है? कोई भी आप लोग, और एक बात, अगर किसी को लगता है कि कोई हार्ड न्यूमेरिकल आपको कहीं से मिल जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन डाल सकते हो, वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर यहाँ क्लास में बताऊंगा, ठीक है? चलो कौन सा क्वेश्चन था ये? 24। चलो भाई आगे बढ़ो, बढ़ो 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 बढ़ो। चलो भाई बढ़ते बढ़ो। चलो बढ़ते हैं आगे भाई अभी। हाँ बढ़े ना? चलो क्वेश्चन नंबर 25। मैं टाइम पास भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे टाइम पास नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियो को और एंटरटेनिंग थोड़ा बनाया जाए, लेकिन मुझे पता है मेरे वीडियो ऑलरेडी मेरे चेहरे की वजह से एंटरटेनिंग हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं एक टाइप का जोकर ही हूँ, आप लोगों को भी पता है, क्लास में भी वही चीजें होती रहती है, बिना रीजन के आप लोग पागल के जैसे हंसते रहते हो, है ना? स्पेशली पीछे के बड़े आगे।
देखो भाई क्या बोलता है ये टू, देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, पहले ही बोल रहा हूं, ये मैं करा रहा हूं आपको, इस ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। कौन सा वाला? 28 वाला। 28 आप लोग करोगे, 25 मैं बता रहा हूँ। 25 एंड 28 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है दोनों, और दोनों बोर्ड में आ चुके हैं। बहुत बार आया है, कम से कम 6 बार आया तो आया ही है। 6 ज्यादा बोल दिया, 4 बार आया है, ठीक है। देखो, टू साउंड वेव हैविंग वेवलेंथ, दो वेवलेंथ दी हुई हमें, गिवन लैम्बडा 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 81 सेंटीमीटर, और लैम्बडा 2 दिया हुआ है हमें 82.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रोड्यूसेस 8 बीट पर सेकेंड, मतलब हमें बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। ओ भाई साहब, कैसे निकालेंगे? अच्छा देखो, किसी किसी का दिमाग ही नहीं लगेगा। स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमें फ्रीक्वेंसी होना, फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, बीट फ्रीक्वेंसी दी है। अरे लेकिन ये तो हमें फॉर्मूला पता है ना, बीट फ्रीक्वेंसी का तो पता है ना फॉर्मूला, नहीं पता क्या? बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n1 माइनस n2 या फिर n2 माइनस n1। अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, हम बोलेंगे, बोलो कौन कौन बड़ा है वेवलेंथ? बोलो लैम्बडा 2 ग्रेटर है, तो बोलेंगे एज लैम्बडा 2 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 1, तो क्या n2 इज लेस देन n1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई। अरे होगा ना? अगर n2 छोटा है n1 बड़ा है, तो बोलो भाई बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या n1 माइनस n2 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये ऐसा आएगा तो फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अरे बोलो भाई, आपको ये फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, तो बोलो क्या n और n2 की जरूरत है? तो इसको फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 एंड v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। अरे बोलो लिख सकता हूँ, यहां से n1 क्या आ जाएगा? बोलो v अपॉन लैम्बडा 1, और यहां से n2 क्या आ जाएगा? v अपॉन लैम्बडा 2। क्या ये n1 और n2 दोनों वैल्यूज यहां पुट किया जा सकता है? हाँ चलो करते हैं भाई, बोलो आंसर। n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2। अरे क्या v को कॉमन निकाला जा सकता है? बोलो भाई, ये कितना है? बोलो 8, बीट फ्रीक्वेंसी कितना 8 दिया है, v को कॉमन निकालो और आंसर आएगा 1 अपॉन 81 माइनस 1 अपॉन 82.5। समझ में आया क्या? बोल दो भाई। और आपको भी पता है अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। आंसर आएगा, बोलो 8 इज इक्वल टू बी इन ब्रैकेट, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 82.5 में से 81 माइनस किया तो आंसर आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 82.5। तो आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो। क्या 15 के टेबल में 825 जाएगा? चलो चेक करते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। बोलो 15 5 75, 15 5 75, तो बचेगा क्या 75। 15 5 75, मतलब क्या इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या 55 आने वाला है? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। अब आपको पता है इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरा वेलोसिटी का आंसर आएगा। बोलो क्या आएगा? बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो। 81 इंटू 55 इंटू 8। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो भाई। हाँ सर, बराबर है। 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 5 40, 44 इंटू 81। तो बोलो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। ये 0 लगा देता हूं मैं। 44 1 सा कितना होता है? 44 4 कैरी, 44 8 सा कर लेते हैं। बोलो 44 इंटू 8, 8 4 32 3 कैरी, 8 4 32 35, 35 प्लस दिस, मतलब आंसर आएगा ये 3 5 6। तो आएगा कि नहीं आएगा? यही हमारा आंसर है। लेकिन यहां यूनिट क्या है वेवलेंथ का? बोलो बोलो। अरे वेवलेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है ना, तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड होना तो आपका आंसर आएगा भाई 356.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? 2 डेसिमल यहां आ जाएंगे इधर। अरे बराबर है कि नहीं है? यही आंसर होगा, आप चेक कर सकते हो। और याद रखना भाई, ये जो न्यूमेरिकल है आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया ही।
चलो भाई बढ़ते हैं आगे, ठीक है, पक्का समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अभी कितना हार्ड न्यूमेरिकल है, देखो ये 2023 में आया था, देखते हैं कितना हार्ड है भाई। देखो अभी आप लोग खींच सकते हो भाई, खींचो जल्दी 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 जल्दी, डुचुम डुचुम करो, डुडुम डुडुम। हमें तुमसे प्यार कितना, कौन है रे वो, कौन है ये हम नहीं जानते। चलो तो नहीं जानते तो नहीं जानते भाई। चलो देखो क्या बोल रहा है। टू ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी, वो फोर्क है ठीक है, टू ट्यूनिंग फोर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज। अच्छा पहले वाले को लिख लेते हैं अपन, N1 बोला है 320 हर्ट्ज, और दूसरे वाले को N2 बोल देते हैं, वो बोला है भाई 340 हर्ट्ज, ठीक है। आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड, दोनों को साथ में बजाया गया है और उसकी जो भी है साउंड प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है अभी 326.4 मीटर पर सेकेंड, और उसने बोला डिफरेंस इन वेवलेंथ निकालो। अरे मुझे एक बात बताओ, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, बोलो क्या डिफरेंस मतलब माइनस, मतलब डिफरेंस इन वेवलेंथ बोला तो क्या λ1 माइनस λ2, या तो λ2 माइनस λ1 हो जाएगा। लेकिन हम चेक करेंगे, बोलो n1 लेस देन n2 है, अरे अगर n1 कम है तो क्या λ1 ग्रेटर हो जाएगा, इसीलिए फॉर्मूला बनेगा λ1 माइनस λ2। समझ में आया क्या, बोलो भाई। सॉल्यूशन यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में भी लिखना पड़ेगा, दूंगा एक, हाँ क्या बोला भाई, as n1 is less than n2 λ1 is greater than λ2, तो बेटा आएगा फॉर्मूला डिफरेंस इन वेवलेंथ, डिफरेंस इन वेवलेंथ, बोलो भाई डिफरेंस इन वेवलेंथ क्या आएगा, λ1 माइनस λ2, क्या आएगा बोलो, λ1 माइनस λ2। अरे थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू n λ v, n1 λ1, बोलो यहाँ से λ1 हमें किसकी जरूरत है अभी, λ1, तो λ1 ही निकालूंगा ना भाई, तो बोलो λ1 कितना आएगा, V अपॉन n1। सिमिलरली V इज इक्वल टू n2 λ2, बोलो λ2 कितना आएगा, V अपॉन n2। अरे समझ में आया क्या, इसके आगे आपको पता है ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे, तो मेरा आंसर आएगा डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, V डिवाइडेड बाय n1 माइनस V डिवाइडेड बाय n2। अरे क्या V कॉमन निकल जाएगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कैसे करना है। देखो इसके पहले वाले में क्या था, n1 माइनस n2 होता था, तो हमने वहां से n1 निकाल के n1 माइनस n2 यहाँ पुट किया था। अभी λ1 माइनस λ2 बोला है, तो हमने उसी फॉर्मूले से λ1 λ2 निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, मजा आ रहा है ना, है कि नहीं, हाँ बराबर है। बोलो भाई क्या आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन n2, बोलो जल्दी से, v इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 कितना है बोलो 320, n2 बोलो 340, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये कितना दिया है बोलो 326.4, क्रॉस मल्टीप्लाई 340 में से 320 गए, ऊपर क्या बचेगा 20, और नीचे क्या बचेगा 320 इंटू 340, अरे बचेगा क्या, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बोलो भाई, अरे हाँ या ना, हो जाएगा, एक 2 को भी कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ इसको कर देते हैं 16, अरे बराबर क्या, ये हो गया डेल्टा लैम्बडा, तो डेल्टा लैम्बडा आ जाएगा, बोलो क्या आएगा 326.4 डिवाइडेड बाय, अब आप देखो कुछ लोग सोचेंगे सर लॉग चालू करेंगे हम, है ना, सोच रहे थे क्या कुछ कुछ, है ना, लेकिन हम महान इंसान है भाई, हम बिना लॉग के आंसर निकालेंगे। देखो क्या आपको 16 का टेबल आता है, हाँ, क्या आपको 34 का आता है ना, लेकिन 34 को आधा कर सकता है ना भाई, 17 का तो आता है, तो फिर देखो दिमाग खराब कर रहे हो मेरा, 16 इंटू बोलो 340, पहले मैं क्या करूंगा, इसको आधा कर दूंगा, देखो कैसे, इसको हाफ कर दूंगा, इसको हाफ, तो मेरा आंसर बोलो क्या आएगा, इसको हाफ करो जल्दी से, क्या आएगा बोलो
2 1 जा 2, ठीक है, फिर है बचेगा 12, 2 6 जा 12, बचेगा 3, 2 3 जा 6.2, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरा ऊपर में नंबर बचेगा 163.2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 17 इंटू 10। अरे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये जीरो दिया, इसको 34 को 17 लिखा और ये जीरो था तो 10 लिख दिया। चलो बोलो डिवाइड, पहले 16 से डिवाइड करो जल्दी से, क्योंकि ना ये लॉग लेने में बहुत टाइम लगता है, बुक को हाथ लगाना पड़ता है। 16 का टेबल आता है, बोलो 16 1 जा 16, बचा 3, 16 0 जा 0, बचा 32, 16 2 जा 32। तो आंसर क्या है बोलो? 10.2। अरे कितना आया? 10.2। समझ में आया क्या? डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10। अरे क्या 17 के टेबल में 102 आता है? हाँ 17 6 जा, तो मेरा आंसर आएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 10। अरे आएगा कि नहीं आएगा बोल दो भाई। तो बोलो क्या डेल्टा लैम्बडा मेरा आंसर आएगा 0.06 मीटर। अरे आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लो, यही आंसर होगा। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। ठीक है, मैं बाद में चेक करूंगा आंसर वीडियो बनने के बाद। जहाँ तक मुझे याद है कि गलत नहीं है। ठीक है, चलो देखो लॉग की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, लेकिन याद रखना आप लोग सोच रहे होगे कि लॉग गलत, भाई गलत। आप लोग ये सोचना चाहिए कि 34 का आधा 17 होता है और 17 का टेबल हमें आता है। ठीक है, ऐसा सोचा जाता है भाई। ठीक है, सेम यहाँ मुझे 32 का टेबल नहीं आता था, इसीलिए ऐसा नहीं आता, बना सकते, लेकिन इजीली जल्दी कैलकुलेशन फास्ट, 20 तक तो हमें बहुत फास्ट आता है। ठीक है, इसीलिए 16 का टेबल हमें आता है भाई, तो इसलिए मैंने इसको आधा कर दिया था। ठीक है, समझ गया बड़े भैया? आगे चलो, मिटाओ इसको तो मिटाओ। ओ लुका तेरी वजह तेरा फरेबी, तेरा हुआ मैं जान के भी वो। स्पीकर फट गया। चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में भी आ चुका है। 28 आपको करना है, बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है हमारे, 27 एंड 29। ठीक है, 27 जो क्वेश्चन है ये एंट्रेंस में भी बहुत बार तो नहीं, 2-3 बार तो पूछा गया है भाई। ठीक है, तो मैं जो बोलना चाहता हूं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। A set of 8 tuning fork is arranged in a series of increasing order of frequency। हिंदी में बोले तो वो बोल रहा है 8 ट्यूनिंग फोर्क लेना है और उनको अरेंज करना है उनके फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो भाई करते हैं, चलो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये 5 6 7 8, 2 पार्ट में डिवाइड, 2 इसमें हो जाएगा। डुचुंग 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 डुचुंग, बोलो कितने ट्यूनिंग फॉर्क है? 8। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो चलो चालू हो जाते। इसको N1 बोलो, इसको N2 बोलो, इसको N3 बोलो, इसको N4 बोलो, इसको N5 बोलो, इसको N6 बोलो, इसको N7 बोलो, इसको N8 बोल दो। क्या आपको ये भी बात समझ गई? हाँ, अब वो बोल रहा है देखो, हर एक फोर्क 4 बीट पर सेकंड प्रोड्यूस करता है विद नेक्स्ट वन। वो क्या बोल रहा है, ये फोर्क इसके साथ मिला के 4 बीट बना रहा है, ये फोर्क इसके साथ मिला के 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये फोर्क इसके साथ मिला के 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या यही है कि हर 2 फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस में 4 का डिफरेंस होगा। ये इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4 4 ऐसा। अरे हाँ कि ना, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी होता क्या, N1 - N2 या तो N2 - N1। यहाँ क्या आएगा, N2 - N1, N3 - N2, N4 - N3। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो वो ऐसा बोल रहा है। अब वो बोल रहा है ठीक है विथ नेक्स्ट वन, लेकिन एक कंडीशन दी है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी गिवन। क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ऑफ आखिरी वाला ट्यूनिंग फॉर्क इज डबल द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। वो क्या बोल रहा है, जो आखिरी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है N8, ये पहले वाले ट्यूनिंग फॉर्क से कितनी है बोलो? डबल। फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल आसान करना है तो ये सारी चीजें जो मैंने फॉलो की अगर आप वो करो
तो आपका न्यूमेरिकल आपको इजी भी जाएगा और आपको कभी वो भूलोगे ही नहीं, पहली बात। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले डायग्राम बनाया, ये सीरीज में लिखा, फिर बोला भाई कि 8वीं वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाले से डबल है, तो लिख दिया। कुछ तकलीफ हुई क्या लिखने में? हुई क्या? हाँ हुई सर, मार्कर की इंक खत्म हुई, अपने हाथ चले, दिमाग चला, जो है नहीं आपके पास। चलो तो बढ़ते हैं टू फाइंड। उसने क्या पूछा है बोलो? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, है ना? ऐसे ही पूछा है ना? हाँ बिल्कुल। उसने N1 निकालने बोला है और N8 निकालने बोला है, दोनों पूछा गया है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है, जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान देना बस। मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालता हूं, जैसे कि इन दोनों के बीच का, तो मेरा आंसर देखो क्या आएगा, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू, क्या N हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या बीट फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस होता है? हाँ, क्योंकि इन दोनों ने कितना बीट प्रोड्यूस किया है? 4। कितना किया है? 4, और वही हमें गिवन में दिया हुआ है। अरे हाँ या ना, लिख लेता हूं, 4 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं N3 माइनस N2 इज इक्वल टू 4? अरे बोलो बराबर कि नहीं? हाँ सर बराबर है। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं N4 माइनस N3 इज इक्वल टू 4, या जो भी है N? अरे लिख सकता हूं ना। अरे मुझे एक बात बताओ, यहां आ कैसे रहा पता है? वो ऐसे आ रहा है, देखो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू, देखो यहां एक्चुअल में आंसर कैसे आ रहा है? ये जो सफिक्स में जो लिखा है ना 2 और ये लिखा है 1, इन दोनों को यहां माइनस करना है। ये देखो 2 माइनस 1, तो मेरा आंसर क्या आया? N। अरे समझा? सोचो अगर मैंने इन दोनों का पूछा, इन दोनों, तो बोलो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? N3 माइनस N2, सॉरी N3 माइनस N1, N3 माइनस N1, आंसर बोलो क्या आएगा? 3 माइनस 1, आंसर इज 2 इंटू N। और ऑब्वियसली अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का है, तो क्या इन दोनों के भी बीच में 4 का होगा? और ये 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। तो इन दोनों के बीच में कितना होगा? 8 का डिफरेंस होगा। ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 इंटू 4, 8 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसे ही आखिरी वाले का और पहले वाले का रिलेशन मुझे लिखना है। समझ में आया क्या भाई? बोल दो। तो कैसे लिखेंगे बोलो आखिरी और पहले वाले का रिलेशन? बोलो क्या ऐसे ही लिखा जाएगा? ये देखो, we know that frequency of आखिरी ट्यूनिंग फॉर्क माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पहला ट्यूनिंग फॉर्क विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1 इंटू N। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये 8 यहां लिख दो, ये 1 यहां लिख दो, और N से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या? जैसे कि अभी मैंने बताया था। बस आपको N8 दिया हुआ है 2 इंटू N1, ये यहां पुट कर दो। बोलो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 7 इंटू 4। अरे N कितना दिया है? 4। तो मेरा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो, N1 इज इक्वल टू 28 हर्ट्ज। अरे बोलो क्या N1 मिल गया? और यही N1 यहाँ पे पुट कर दो। बोलो N8 कितना मिलेगा? N8 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ N1, आंसर इज 2 इंटू 28, आंसर इज 56 हर्ट्ज। क्या आपको ये बात समझ गई भाई? ये लिखना आएगा क्या? पक्का? सोचो अगर मैंने बोला होता 50 ट्यूनिंग फोर्क है, कितने ट्यूनिंग फोर्क है? 50। ओ माय गॉड 50। और उसने बोला था, बोला समझो कि 49th वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है वो दूसरे ट्यूनिंग फोर्क से, दूसरे वाले ट्यूनिंग फोर्क से 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना बड़ा है। ठीक है, कितने गुना? 4 गुना। और सोचो उसने पूछा होता कि मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बताना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बताना है किसका? 38 वाले की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई ध्यान से सुनो। मुझे इनका रिलेशन दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है 38 की, तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा? इन दोनों का यूज करूंगा, और मैंने ये बोला कि वही बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, क्योंकि वो तो दिया ही रहेगा ना भाई। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जिसका रिलेशन दिया हुआ है उनको ही इस फॉर्मूले में पहले लिखना। ठीक है, तो बोलो आंसर क्या आएगा? N49 माइनस N2 इज इक्वल टू 49 माइनस 2 इंटू 4। आएगा कि नहीं आएगा? N मतलब 4 होता है, तो बोलो आंसर क्या आएगा? N49 कितना है?
4 इंटू एन नॉट माइनस एन टू जो भी है, 49 माइनस 2 इज 47 इंटू 4। अरे आएगा क्या नहीं आएगा बोलो भाई। 4 और 7 11, 11 ठीक है, 48 कर दो इसको, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऐसा लेना पड़ेगा। 48 माइनस 2, क्वेश्चन ऐसा लेना पड़ेगा कि हमारा नंबर डेसिमल में ना आए, और क्वेश्चन वैसा ही आएगा बोर्ड में भी, ठीक है। तो बोलो आंसर क्या आएगा, इसमें से माइनस करूंगा, यहाँ कितना आएगा बोलो भाई 46, नहीं इसको 47 ले लो, सॉरी। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं, अरे कुछ कर नहीं रहा मैं भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लाना है, ऐसा नंबर लाना है जो 3 से डिवाइड होता है। ये 45 3 से डिवाइड हो जाएगा अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आंसर क्या आने वाला है, 3n2 इज इक्वल टू 45 इंटू 4, 3 1 सा 3, 15 सा, तो 15 4 सा क्या होता है 60, तो मेरा n2 कितना आ जाएगा बोलो 60 हर्ट्ज। अरे क्या n2 आ गया, अब इन दोनों का यूज करो आंसर आ जाएगा। अरे इन दोनों का यूज कर सकता हूं ना मैं, बोलो आंसर क्या आएगा इन दोनों का, n38 माइनस n2 इज इक्वल टू बोलो 38 माइनस 2 इंटू 4। अरे आएगा कि नहीं आएगा, और n38 हमें निकालना है और n2 हम निकाल चुके हैं 60, इधर बोलो क्या आएगा 36 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। समझ गया कि क्या करना है, फिर से एक बार बता रहा हूं, जो जिसका रिलेशन दिया होगा पहले उनका रिलेशन यूज करके फॉर्मूला लिखना और एक वैल्यू को निकाल लेना। अगर ये चीज हमें मिल गई, इसको जिसका भी फ्रीक्वेंसी पूछा है उसके साथ सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, ये आपको आ जाना चाहिए। समझ में आया क्या, पक्का। बढ़ू आगे में, आखिरी न्यूमेरिकल बचा है हमारा, चलो भाई आखिरी न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम। बोलो खींचो खींचो खींच लो ना जरा, दिल में जो है छिपा। अरे दिल में जो छुपा उसको क्या खींचेंगे, उसको तो मजा आ गया आज, है ना। आखिरी न्यूमेरिकल, भगवान करे आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो मेरे जैसे, और मस्ती करते रहो क्लास में, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे वैलेंस ऑफ 2 नोड ऐसा लिखा है ना, वो एक्चुअल में ऐसा है, क्या होगा ये, कौन सा वर्ड हो सकता है, वैलेंस ऑफ 2 नोड, जो भी मतलब वैलेंस दिया है भाई, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क होगा क्या, नहीं ट्यूनिंग फोर्क नहीं हो सकता, जो भी है यार अपने को क्या करना है। बड़े आगे देखो भाई 29 में क्या दिया है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेना नोटबुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। वो बोल रहा है 2 नोट है, ठीक है, साउंड ऑफ 2 नोट इन एयर आर, ऐसा लिखा होगा, जो भी है, ठीक है। 2 वैलेंस दिए, मैं लिख लेता हूं। पहला वैलेंस हमें दिया हुआ है लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 175, ठीक है। और दूसरा वैल्यूम दिया हुआ है लैम्बडा 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 90 डिवाइडेड बाय 173 मीटर। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, ईच नोट प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड विद द थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी। वो बोल रहा है हर एक नोट, पहला नोट और जो दूसरा नोट है, ये दोनों नोट तीसरे किसी नोट के साथ 4 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है। और फिर बोल रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा ऐसा है क्या, वो क्या बोल रहा फिर से बता दो। ये दोनों जो नोट है, मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी n1 होगी और इसकी n2, ये किसी तीसरे वाले के साथ, तीसरे नोट के साथ 4 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब n2 माइनस n1 4 नहीं है ना 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 ना, कोई दूसरा वाला ही नोट है उसके साथ 4 बना रहा है। तो देखो कैसे बनाएंगे भाई इसको, दोनों के साथ अगर 4 बना रहा है तो क्या तीसरा नोट सेंटर में ही होगा। ये देखो भाई अभी हमने किया था डुचुंग डुचुंग डुचुंग, अरे किया था ना, ये n1 था, ये n2 था, ये n4 था, n3, इन दोनों के बीच में 4, इन दोनों के बीच में 4, अब दोनों के बीच में 4 4 4 4 4 4 होना, तो क्या जो तीसरा नोट होगा क्या वो दोनों के बीच में ही रखा होना चाहिए। बोलो समझ में आया क्या। सोचो अगर मैंने तीसरा वाला नोट यहां रख दिया, ये हो गया हमारा थर्ड नोट, ये हो गया n2, ये हो गया n1, ये हमने तीसरा नोट इधर रख दिया समझो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 4।
तो इन दोनों का 4 हो सकता है क्या? नहीं। समझ में आया? तो देखो डायग्राम, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको डायग्राम समझ गया उसको न्यूमेरिकल पूरा समझ गया। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या डायग्राम ऐसा ही बनेगा? ये हो गया पहली वाली फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलेंगे हम N1, ठीक है, इसको बोलेंगे हम N2, और जो तीसरा नोट है उसको कुछ भी नाम दे देते हैं N। तो समझ में आया क्या? अब बोलो क्या यहाँ पे ये जो N है ये इससे ग्रेटर हो जाएगा? चेक करते हैं कौन N1 कौन N2। बोलो क्या λ1 इज लेस देन λ2? क्योंकि डिनोमिनेटर देखो बड़ा है तो पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो λ1 अगर ग्रेटर है λ2 से, तो क्या N1 इज ग्रेटर देन N2 हो जाएगा? मतलब क्या N2 यहां आएगा और N1 यहां आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया क्या? अब बोलो भाई इन दोनों में कौन ग्रेटर है? ऑब्वियसली ये ग्रेटर है तो ये इससे कम होगा, मतलब हमारा रिलेशन बनेगा कुछ ऐसे। देखो ये जो है इससे कम है, सबसे छोटा ये है, तो मेरा आंसर बनेगा हियर N2 इज लेस देन N और यहाँ N इज लेस देन N1। अरे बोलो बराबर। अब जो लेस है वो बाद में लिखा जाता है, तो क्या इन दोनों में बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ऐसे आएगा? N विल बी इक्वल टू N माइनस N2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यहां से N2 निकालो, बोलो N2 क्या आ जाएगा? N2 को इधर ले लो, N को उधर ले लो, बोलो N2 कितना आएगा? N2 इज इक्वल टू N माइनस N कितना था? नंबर ऑफ बीट दिए है, 4 बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा बोला था, तो यहाँ कितना आ जाएगा? बोलो 4। क्या N2 मिल गया? वैसे ही यहाँ निकालो, बोलो N1 अभी ग्रेटर है, तो मेरा बोलो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा? N1 माइनस N। अब ये माइनस N को इधर लेके जाओ, तो बोलो N1 कितना आ जाएगा? N प्लस 4। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो फिर से। मैंने इसको सेंटर क्यों रखा समझा? क्योंकि मैं अगर इसको रखता इधर तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में 4 का डिफरेंस नहीं हो सकता था, इसीलिए तीसरा नोट हमने सेंटर पे ही रखा है। N1 इधर क्यों लिखा समझा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। समझा क्या? तो ये हमने क्या निकाल लिया? बोलो N1 और N2 निकाल लिया। अब यही वाला N1 N2 हम वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। कौन से फॉर्मूले में? वेलोसिटी के, और हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि लैम्बडा हमें दिया हुआ है भाई, λ1 और λ2। समझ गया? बड़े आगे चलो, बढ़ते हैं, बढ़ो बढ़ो रे, बोलो रे बोलो। क्या हमको ये फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू n लैम्बडा इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड कभी चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। अरे बोलो भाई क्या N1 इसको 2 बार लिखा जा सकता है? N1 लैम्बडा 1 इज इक्वल टू N2 लैम्बडा 2। अरे लैम्बडा, क्या N1 हमें पता है? हाँ। N2 पता है? हाँ। लैम्बडा 1 भी पता है, लैम्बडा 2 भी पता है। उसको सॉल्व करेंगे और क्या मिल जाएगा? N। अरे यही तो होना था, बोला था ना फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट। तो इंग्लिश में हम लिख लेते, चलो यहां सॉल्यूशन लेटो, चलो लेटो N बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट। अरे बोल सकता हूं ना मैं, शायद इंक दिख रही कि नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो आज के लिए। एक्चुअल में मेरा परसों रिंग लाइट आने वाला है और मैं ब्लैक कलर का मार्कर यूज करने वाला हूँ, फिर तो वीडियो में मैं छा जाऊंगा, है ना। फिर मैं जाऊंगा पाकिस्तान और उस सीमा हैदर को लेकर जाऊंगा, है ना। नहीं उसको मैं नहीं रखूंगा भाई। अरे भाई उसको मैं रख के क्या करूंगा? तुम लोग वही सोच रहे हो भाई कि उसको मैडम बना लो, है ना। नहीं भाई, मेरे इतने अच्छे दिन, सॉरी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं सॉरी। चलो मैं सोच रहा था अभी ये बॉयज बैच वाले जो बच्चे हैं वो कुछ बोल रहे थे, वो सीमा हैदर को। ठीक है मैं क्लास में बताता हूँ आप, ठीक है। चलो क्या बोल रहा था मैं? इसको सॉल्व करना है। बोलो N1 कितना है? बोलो N1 कितना है? N प्लस 4। लैम्बडा 1 कितना है? 90 बाय 175। ठीक है। N2 कितना है? N माइनस 4। और ये कितना है? सॉरी मुझे बहुत हंसी आ रही है। चलो बोलो आगे। कोई अभी हंसेगा नहीं। 90 क्या हो गया?
90 90 क्या हो गया, कैंसल। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो आंसर क्या आएगा, 173n प्लस 4 इंटू 173 इज इक्वल टू, फिर से 175 को मल्टीप्लाई करूंगा, 175n माइनस 175 इंटू 4। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बोल दो। बराबर है, बराबर है, डिंग चिकी डिंग चिकी डिंग चिकी डिंग डिंग। अरे बोलो क्या n को n के साइड लेके जाया जाएगा, तो ये जो माइनस वाला टर्म है उसको इधर ला लो और ये वाला उधर लेके जाओ। क्यों, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो छोटे को बड़े के तरफ लेके जाएंगे। अरे बोलो बराबर है ना, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 173 माइनस 4 इंटू 175 इज इक्वल टू 175n माइनस 173n। अरे बोलो क्या इन दोनों का आंसर क्या 2n आ जाएगा? अरे हाँ या ना। अब देखो इसको मैं इजी मेथड में कैसे सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, 4 को ना कॉमन निकाल लूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कर सकता हूं क्या, बोलो, सॉरी प्लस करना है, दोनों क्या करना है, प्लस। बोलो 3 और 5 क्या होता है, 8, 7 और 7 क्या होता है, 14, 4 1 कैरी, आंसर आएगा 348। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो क्या 2n विल बी इक्वल टू, क्या यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब मैं 2 का क्या मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ एक ही बार, मेरा आंसर आएगा 2 8 16, 2 4 8 9, 2 3 6। देखो यही आंसर होगा भाई। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे, पता है मैं क्या बोल रहे होंगे, मैं बता दूं, अरे वाह सर क्या सही कैलकुलेशन किया है ना। कुछ लोग कुछ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम लगेगा उनको मल्टीप्लिकेशन के लिए। अरे भाई साहब क्यों करेंगे हम, अरे कॉमन निकालो, देखो कितना इजी हो गया। अरे हाँ या ना, क्या हमें n मिल गया? अभी वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा है, एक काम करो, ये n की वैल्यू कोई भी एक फॉर्मूले में पुट करो। हम किस में करते हैं, बोलो, अच्छा नंबर ये लग रहा है लैम्बडा 1 वाला 175, तो इसमें करते हैं, इसमें। बोलो n1 कितना आ जाएगा, n1 इज इक्वल टू n प्लस 4, प्लस करेंगे तो आंसर आएगा n1 इज इक्वल टू 700, और 700 एक बहुत बढ़िया नंबर आ गया, 2 0 तो ज्यादा बेहतर हो गया, हाँ या ना। अब क्या बोलो भाई, v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 हो जाएगा, अरे होगा ना। तो n1 हम निकाल चुके हैं, कितना हो गया है, बोलो भाई 700, और लैम्बडा 1 कितना है, बोलो भाई 90 डिवाइडेड बाय 175। अरे बोलो बराबर कि नहीं। हाँ अब कुछ लोग सोचेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सर सॉल्व करके दिखाओ अभी। अरे भाई साहब ये क्या 15 से जाएगा नहीं क्या, ये सॉरी जो भी ये जाएगा नहीं जाएगा हम देखेंगे भाई। क्या 25 से करेंगे हम, 25 से कर सकते हैं ना भाई, हाँ 25 से इसको करूंगा तो 25 7 जा 25 7 जा 175, 25 7 जा 175, और 25 4 जा 100 होता है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28। अरे नहीं समझा क्या, फिर से बताओ। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 100, अरे लिख सकता हूँ ना। अब मुझे इसको 25 से सॉल्व करना है, 25 4 जा क्या होता है 100, तो यहाँ बचेगा 4, और 4 7 जा क्या होता है 28, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, बोलो, इसको काटूंगा बचेगा 4, तो आंसर आएगा बोलो भाई, और 7 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे देखो कितना मजा आ गया है ना भाई। 9 4 जा क्या होता है 36, तो हो गया 360 हर्ट। देखो भाई लॉग की जरूरत पड़ी क्या, फालतू की चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, और भी इजी हो गया। वो हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच। तो समझ गया क्या, और मैंने फिर से बोला है भाई, अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको डाउट आता है तो आपको क्या करना है, हाँ बिल्कुल सही, वही वीडियो को डबल देखना है। एक और बात बताऊंगा मैं, अभी जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, सारे वीडियोस में मैं कौन से वीडियो में मैंने कौन से नंबर के न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो मैं लिंक में नहीं बोलूंगा, जो हमारा कुछ बोलते हैं पता नहीं, डिस्क्रिप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। और हो सके तो वीडियो में ही डाल दूंगा, वीडियो के इसमें वो जो कुछ ऑप्शंस रहते होंगे, मैं तो यूट्यूब में नया हूँ अभी, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना, ठीक है, कि कौन से वीडियो में पहले वीडियो में डाल दूंगा, पहले वीडियो में पता चल जाएगा कि पार्ट 1 में पार्ट 2 में, नहीं तो हर वीडियो में डालना पड़ेगा यार। पहले वीडियो में कौन से नंबर पे वीडियो है, दूसरे में कौन से नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, पक्का कर लोगे। और आप लोगों की टेस्ट है वेडनेसडे को, तो आप प्लीज इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, और मोस्टली ये चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मोस्टली 4 मार्क वाले क्वेश्चंस, 4 या 3 मार्क वाले, 2 मार्क के बहुत कम आते हैं यहाँ से, ठीक है।
तो कल मिलते हैं फिर क्लास में। और एक बात बोलना चाहूँगा मैं, हाँ याद आ गया, कल जब आप आओगे तो एक काम करना, आपकी कॉपी लेके आना। कौन सी वाली कॉपी? थर्मोडायनामिक वाली। थर्मोडायनामिक कंप्लीट होना चाहिए। शायद मुझे लगता है कोई देखेगा नहीं वीडियो, लेकिन जब जब भी कोई वीडियो देखेगा तो उनको एक काम करना है, थर्मोडायनामिक कॉपी मुझे चेक कराना है, क्योंकि मैं थर्मोडायनामिक के नेक्स्ट शायद मुझे लगता है कि मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे थर्मोडायनामिक। नहीं, नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपका नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो वेव ऑप्टिक्स पे होगा। तो मोस्टली अगर आपको लगता है कि वेव ऑप्टिक्स पे ही आपको न्यूमेरिकल का रिवीजन होना, तो मैं वेव ऑप्टिक्स का ही मतलब जो न्यूमेरिकल का जो रिवीजन है वो कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं कल। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। और एक बात, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शेयर भी करना प्लीज, क्योंकि शेयर करोगे तो बाकी जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी शायद ये न्यूमेरिकल अगर अच्छे लगते हैं, मतलब मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वो लोग भी देखेंगे और मेरे सब्सक्रिप्शन मतलब जो है प्लीज। ठीक है, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर।